हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा सेकंड टॉपिक जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड नीड फॉर क्लासिफिकेशन। हम ये पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, कितनी है, और क्लासिफिकेशन क्या है, टेक्सोनॉमी क्या होती है, सिस्टेमेटिक्स क्या होता है, न्यू सिस्टेमेटिक्स क्या होता है। तो यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके सीधे सीधे। तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप आराम से नोट्स बनाते जाइए अपने। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। जैव विविधता, बायो डाइवर्सिटी, जैव विविधता। देखो, ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सजीव। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि भिन्नता। तो कुल मिलाकर के बात क्या हो गई? सजीवों में भिन्नता, उसे जैव विविधता कहते हैं। एक दिए गए स्थान पर, एक दिए गए एरिया के अंदर कितने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, हम उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये टॉपिक अपने बाद में वापस आएगा तो मैं आपको और अच्छे से और डिटेल में जो बताना होगा वो भी पक्का बताऊंगा। अभी के लिए जितना इस टॉपिक की डिमांड है, जरूरत है, उतना ही बताऊंगा अभी। उसके बाद जब कभी वापस आएगा तो पक्का पूरा टॉपिक ढंग से प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। वेल, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन लिखते हैं अपन। इसकी क्या डेफिनेशन है, इसकी क्या परिभाषा है, तो आप लिखिए। दिए गए स्थान पे, दिए गए स्थान पे, दिए गए समय में, दिए गए स्थान पे, दिए गए समय में जीवों की भिन्नता को, जीवों की भिन्नता को जैव विविधता कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो क्या हो गया ये? डिफरेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया एट ए गिवन टाइम। जैसे अब आपको एक सिंपल से उदाहरण से समझाता हूं मैं। मान लो कि ये कोई एरिया है, ये कोई गार्डन है, आपके घर के पास में ही है कोई, या जो भी आपने लास्ट गार्डन विजिट किया हो वो गार्डन है। अब आप ये समझे कि आप तो गार्डन के अंदर खाली घूमने जाते हैं, सुबह या शाम को वॉक करने के लिए चले गए, बट परमानेंटली भी इस गार्डन में कोई रहता होगा। जैसे कि परमानेंटली मैं बात करूं तो इस गार्डन के अंदर ग्रासेस लगी हुई है, बहुत सारी ग्रासेस है वो लगी हुई है। ठीक है जी, ग्रासेस तो होती हैं। इस गार्डन के अंदर दो बड़े बड़े पेड़ भी हैं। ठीक है, ग्रासेस के अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं, पेड़ के ऊपर चिड़िया रहती है और भी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स है वो रहते हैं, नीचे जो है वो चूहे रहते हैं। तो कुल मिलाकर के इस दिए गए गार्डन के अंदर या दिए गए एरिया के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां रहती हैं। इसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बस आपको इतनी सी बात एक बार ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करते हैं जहां एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे यदि, तो उनके बारे में। हमारी धरती के ऊपर टोटल कितने स्पीसीज हैं? टोटल तो आपको दो तरीके से याद रखना है। पहला, एक तो है एस्टिमेटेड स्पीसीज, एस्टिमेटेड स्पीसीज। एस्टिमेटेड स्पीसीज का मतलब हो गया अनुमानित प्रजातियां, अनुमानित प्रजातियां, यानी कि एक अंदाजा है कि कितनी की स्पीसीज हो सकती है।
कितनी स्पीसीज हो सकती है उसका अंदाजा है। तो आपको यह याद रखना है कि 2011 की रिपोर्ट के अनुसार 2011 की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 8.7 मिलियन यूकैरियोट की प्रजातियां हैं। 8.7 मिलियन यूकैरियोट स्पीसीज हमारी धरती पे हो सकती है। ठीक है, ये एक अंदाजा है। अब ये अंदाजा कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ऐसे मतलब एरिया की स्थिति देखी जाती है, उस एरिया के अंदर कितनी प्रजातियां जिनकी खोज की जा चुकी है उनको देखा जाता है, उनके बेसिस पे अंदाजा लगा करके ऐसा एक नंबर निकाला जाता है कि यहां इतनी प्रजातियां होनी चाहिए। ये एकदम सही तो बिल्कुल नहीं है, बट एग्जाम के अंदर यदि आए तो इसके आसपास वाला आंसर आपको करना है। चलो यहां एक और बात याद आ गई मेरे को, वो भी बता देता हूं। देखो, आप जितनी अलग अलग किताबें पढ़ोगे ना, आपको उतना अलग अलग डेटा मिलेगा। किसी में कुछ लिखा होता है, किसी में कुछ लिखा होता है, इंटरनेट पे कुछ लिखा होता है। आजकल तो बच्चे चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने लग गए, उस पे ढूंढते हैं, उस पे कुछ लिखा होता है। तो एक ऑथेंटिक सोर्स जो होगा उसके अनुसार थोड़ा बहुत प्लस माइनस आ जाता है। आप इसके आसपास वाला जवाब है वो सही करना, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो हो गई अनुमानित प्रजातियां। अब बात करते हैं रिकॉर्डेड स्पीसीज की। रिकॉर्डेड स्पीसीज, या आप यूं कह सकते हो कि ये है प्रमाणित प्रजातियां या ज्ञात या प्रमाणित बोल सकते हो, या खोजी जा चुकी है, इनके बारे में तो पक्का पता है अपने को, लिखा हुआ है इनके बारे में, वो वाली प्रजातियां। इनकी संख्या है 1.5 मिलियन से लेकर के 2.16 मिलियन। तो ये दो डाटा आपको ऐसे याद रखने हैं। फिर अपन बात करते हैं प्लांट्स के अंदर। यदि अपन पादप जगत की बात करें, प्लांट्स की, तो आपको ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। कैसे? देखो, आपको ना या तो कोई सीधा ऐसे मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लेंगे, बताओ सबसे ज्यादा और सबसे कम प्रजातियां किस में है, या आपको ऐसे ही बोल देंगे निम्न में से किस में सबसे ज्यादा प्रजातियां हैं, या आपको कोई डायग्राम सा बना करके दिखा देंगे, उसमें ऊंचे नीचे ग्राफ होंगे और बोलेंगे कि सबसे ज्यादा वाला कौन सा है। ऐसे करके आपको ये मैं लिखा रहा हूं वो याद कर लो। सबसे ज्यादा है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स जो आवर्त बीजी हैं वो सबसे ज्यादा है। अब आप कितने भी हिंदी मीडियम के हो, आपको ये तो ना लिखाऊं कि मैं इन्हें आवर्त बीजी कहते हैं। एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बाद में दूसरा नंबर आता है फंजाई का। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि फंजाई प्लांट नहीं है, फंजाई पादप नहीं है, परंतु अपन 11th-12th स्टैंडर्ड का पढ़ रहे हैं ना, उसमें कई जगह फंजाई को प्लांट में ले रखा है, तो उस हिसाब से मैं लिखा रहा हूं। फिर उसके बाद में नंबर आता है एल्गी का। एल्गी के बाद में नंबर आता है ब्रायोफाइटा का। अब आपको चाहे ये कैसे ही अरेंज करके पूछ ले, डायग्राम में पूछ ले, सीधे सीधे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे पूछ ले, आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। और सबसे कम है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। तो ये हुई अपनी बात। एक अनुमानित प्रजातियों के अनुसार एक जो एस्टिमेट वैल्यू है, उसके अनुसार जो एंजियोस्पर्म है उनकी संख्या 3 लाख से लेके 3,52,000 तक है। ये एक अनुमानित प्रजातियों की संख्या है।
फंजाई है उनका नंबर 1,44,000 से लेकर के 1,50,000 के आसपास कुछ है। एल्गी है, इनकी संख्या 50,000 के आसपास है, प्रजातियों की संख्या। ब्रायोफाइटा 20,000 के आसपास प्रजातियां हैं और टेरिडोफाइटा की 10,500 के आसपास प्रजातियां हैं और जिम्नोस्पर्म है उनकी 1,000 प्रजातियां आज की डेट में ज्ञात है, नोन है। ठीक है, तो ये एक ऐसे ही डाटा हो गया अपने पास में। अब एनिमल्स पे आ जाओ। इन केस ऑफ एनिमल्स, इन केस ऑफ एनिमल्स जो प्रजातियों की संख्या रहेगी सबसे ज्यादा है इंसेक्ट्स, कीट है वो सबसे ज्यादा है, लगभग 4 लाख प्रजातियां हैं इनकी। तो इसका मतलब ये एंजियोस्पर्म से भी ज्यादा है वैसे देखा जाए तो अगर कल को दोनों में कंपैरिजन आ जाए तो आप उस हिसाब से याद रखें कि इंसेक्ट्स या आर्थ्रोपोडा है वो एंजियोस्पर्म से भी ज्यादा है। दूसरा है एरेक्निड्स, इनका नंबर याद ना रहे कोई बात नहीं, पर वो सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा, एरेक्निड्स। तीसरा है मोलस्क, इनकी संख्या है 50,000 से लेके 1 लाख तक। फिर उसके बाद में फिशेज आती हैं, 33,000 के आसपास मछलियों की प्रजातियां ज्ञात है आज की डेट में। फिर आते हैं क्रस्टेशियन, चौदह हजार। फिर उसके बाद में आते हैं बर्ड्स, 11,000 के आसपास प्रजातियां हैं वर्ल्ड वाइड। उसके बाद में रेप्टाइल्स, सरीसृप, 10,000 के आसपास प्रजातियां हैं। उसके बाद एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के अंदर 8,000 के आसपास प्रजातियां हैं। सबसे लास्ट में आते हैं मैमल्स, जिनके पास 6,640 के आसपास प्रजातियां हैं। वापस बोल रहा हूं मैं कि ये सारे के सारे एक एस्टिमेटेड नंबर है, एग्जैक्टली इतने नहीं है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट 100% जो क्रम लिखाया है वही क्रम है, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो चलिए अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। ये तो हो गई बात किसकी, डाइवर्सिटी के हिसाब से कि कितना क्या है वो वाली बात। अब बात करें आगे, अब अपन बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की। टॉपिक है हमारा नीड फॉर क्लासिफिकेशन, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की आवश्यकता। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, वर्गीकरण की आवश्यकता कब पड़ती है, एकदम छोटा सा जेन्युइन सा सवाल है और इसका उतना ही सीधा जवाब भी है। एक छोटे अलग उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं, ऐसे ही ऑफ द टॉपिक। मान लो किसी फैमिली के अंदर जुड़वा बच्चे पैदा हो जाए और किस्मत से इतने भयंकर जुड़वा हो कि इवन खुद मदर भी रिकॉग्नाइज ना कर पाए दोनों को, इतने सेम सेम दिखते हो मान लो, तो अब उन दोनों को कैसे पहचानेंगे। तो मदर कुछ तो दिमाग लगाएंगी, या तो ड्रेस अलग अलग कलर की पहना देंगी, या किसी के माथे पे टीका लगा देगी, किसी के इधर टीका लगा देगी, किसी के उधर टीका लगा देगी। कुछ तो आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाएगा कि ये बच्चा कौन सा है, ये बच्चा कौन सा है। सेम टू सेम आप यूं समझे कि जब नेचर के अंदर इंसान को ये लगा कि उसे पढ़ना चाहिए कि कितने डिफरेंट स्पीसीज है,
तो इंसान के सामने बार बार एक ही स्पीसीज के मेंबर्स आने लग गए, बार बार उसके सामने ऐसे दूसरी स्पीसीज के मेंबर्स आने लग गए जो पहली स्पीसीज से अलग तो थे लेकिन काफी ज्यादा सेम थे। तो उनको ना तो वो इंसान सेम बोल सकता है, ना उनको वो अलग कर पा रहा था। तो क्लासिफिकेशन के माध्यम से, क्लासिफिकेशन की हेल्प से एक ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिटी डिसाइड किया जाता है। फिर दुनिया के अंदर चाहे वो कहीं पर भी हो, उसे पहचानना आसान हो जाता है, उसे स्टडी करना आसान हो जाता है, उसको जो है वो रिकॉग्नाइज करना आसान हो जाता है। तो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है? इसकी आवश्यकता होती है टू स्टडी एंड रिकॉग्नाइज the diverse species on planet, पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न प्रजातियों के अध्ययन और पहचानने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता है। धरती पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के अध्ययन और उन्हें पहचानने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता है। तो ये तो एक नीड हो गया क्लासिफिकेशन। अब बात आती है टेक्सोनोमी की, कि टेक्सोनोमी क्या है, कैसे काम करती है। टेक्सोनोमी, तो आप ऐसे कह सकते हो कि टेक्सोनोमी विज्ञान की वह शाखा है, साइंस की वो ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिजम्स का आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इसे हम कैसे परिभाषित करें? ब्रांच ऑफ साइंस विज्ञान की वह शाखा which deals with characterization, identification, nomenclature and classification of organisms, जीवों के नामकरण, पहचान, वर्गीकरण और लक्षणों के अध्ययन की शाखा को हम वर्गीकी कहते हैं। अब ये जो टेक्सोनोमी शब्द है, ये टेक्सोनोमी शब्द कहां से आया? टेक्सोनोमी वर्ड गिवन बाय ये शब्द किसने दिया? ये याद रखना है, एपीडी कैंडोले ने। एपीडी कैंडोले इन्होंने दिया। इनकी एक बुक थी, उसमें दिया था, और उस बुक का नाम है थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला बॉटेनिक। थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला बॉटेनिक, इस किताब के अंदर इन्होंने ये शब्द दिया था। फिर उसके बाद में एक और शब्द आता है जिसे कहते हैं सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स, देखो टेक्सोनोमी और सिस्टेमेटिक्स दोनों के अंदर थोड़ा सा अंतर होता है। टेक्सोनोमी भी वही है जो सिस्टेमेटिक्स है, पर सिस्टेमेटिक्स के अंदर थोड़ा सा अंतर क्या होगा? सिस्टेमेटिक्स में हम दो प्लांट्स या दो एनिमल्स, उनको कंपेयर करके इस बात में लग जाते हैं कि इन दोनों का क्या संबंध है। उद्विकास की दृष्टि से, इवोल्यूशन की दृष्टि से इन दोनों का क्या संबंध है, मतलब हम पंचायती करने लग जाते हैं।
टेक्सोनॉमी के अंदर हम सीधा सीधा उसे पहचानेंगे, उसके लक्षण लिखेंगे, उसका नोमेनक्लेचर कर देंगे, उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे और किताब में लिख करके छोड़ देंगे कि चलो भाई हो गया इसका काम। सिस्टेमेटिक्स में हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे कि अच्छा ये लक्षण है, ऐसे लक्षण तो इसमें भी है, अब दोनों का क्या संबंध हो सकता है, दोनों का एंसेस्टर कितना पुराना था। जब हम ऐसे करने लग जाएं तो दैट ब्रांच विथ टेक्सोनॉमी इज नोन एज सिस्टेमेटिक्स। तो इस सिस्टेमेटिक्स के अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंदर आकारिकी लक्षणों के आधार पर आकारिकी लक्षणों के आधार पर जीवों में उद्विकासीय संबंध प्लस टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी तो ऐसी की ऐसी, मतलब जितना काम टेक्सोनोमी में कर रहे हो ना वो तो करना ही है, प्लस एक जो लाइन लिखी है वो और कर दो, तो इतने में वो सिस्टेमेटिक्स बन जाती है। अब अपन एक काम करते हैं, सिस्टेमेटिक्स और ये टेक्सोनोमी दोनों में अंतर लिख लेते हैं ताकि इनकेस एग्जाम में आए तो काफी सारा मटेरियल यहां से ऐसा का ऐसा पूछा जा सकता है। एक तरफ टेक्सोनोमी, एक तरफ सिस्टेमैटिक्स। टेक्सोनोमी हो गया, सिस्टेमैटिक्स हो गया। देखो पहला पॉइंट, टेक्सोनोमी के अंदर 4 चीजें होती हैं। अब आप जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे इमेजिन करने की कोशिश करना, आपको काफी ज्यादा समझ में आएगा शायद। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप किसी फील्ड में गए घूमने के लिए या मतलब स्टडी करने के लिए गए, आपको एक प्लांट मिला, ठीक है, आपने उसे पकड़ के हाथ में लिया। अब सबसे पहला काम क्या होगा आपका, क्या आप उसका नाम रख दोगे? नहीं, सबसे पहला काम होगा आप उसके लक्षणों का अध्ययन करोगे। अब मुझे इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग नहीं आ रहा, सबसे पहला आपको काम करना पड़ेगा करेक्टराइजेशन, करेक्टराइजेशन, ठीक है, और ये काम यहां भी करना पड़ेगा सेम। तो ये एक टास्क पूरा हो गया। जैसे ही आपने उस प्लांट को देखा, आपने उसके लक्षण पढ़े, इसमें इतनी पत्तियां हैं, ये पत्तियां इधर और इधर लगी हुई है, इसकी जड़ें ऐसी हैं, इसका फ्लावर ऐसा दिख रहा है, इसकी हाइट इतनी है, इसकी लीफ ऐसी दिखती है, मतलब कुल मिलाकर के उसके लक्षण लिख दिए आपने सारे। लक्षण के बाद में दूसरा स्टेप किस चीज का आएगा? दूसरा स्टेप आएगा उसकी आइडेंटिफिकेशन का। जब आपको लक्षण पता लग जाएंगे ना तो आप उसे पहचान जाओगे। क्या पहचानोगे? जैसे सिंपल सी बात है, जैसे आपने जड़ों को देखा, उसमें टैप रूट सिस्टम है, तो आपने उस कैरेक्टर के आधार पे पहचान लिया कि ये डाइकोट है। उसमें आपने लीफ देखी, लीफ में जालिकावत शिराविन्यास यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन है, आपने फट से पहचान लिया कि ये तो डाइकोट है भाई साहब। तो करेक्टर के आधार पे पहचान हो रही है ना, धीरे 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 एक एक करेक्टर आपके दिमाग में, मतलब एक एक करेक्टर आप स्टडी करोगे और एक एक करेक्टर के आधार पे आपको उसकी पहचान मिलती जाएगी। जब आप धीरे धीरे करेक्टर पढ़ोगे आपको पता चलेगा ये तो डाइकोट है, ये तो इस फैमिली का है, ये तो इस ऑर्डर का है, इसका है, ऐसे ऐसे करते हुए आप उसे पूरा पहचान लोगे। तो आपने दूसरा काम कर दिया, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जैसे ही आपने किया तो अब आपके पास में एक बढ़िया से लिस्ट आ गई, लेकिन लास्ट में आपको पता चला कि आप उसे आइडेंटिफाई करते 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 एक प्लांट के एकदम नजदीक पहुंच गए कि इसमें और हमारा जो नया प्लांट है उसमें लगभग 99% करेक्टर सेम है, पर 100% नहीं है। अब 100% नहीं है तो इसका नया नाम रखना पड़ेगा।
अगर इस प्लांट के और इस प्लांट के, जो इसको तो पहले से ही अपन ने कर रखा है पूरा, अगर इस प्लांट के कैरेक्टर एकदम इसके जैसे होते तो नोमेनक्लेचर की जरूरत ही नहीं है, फिर तो पता ही है कि ये प्लांट ये वाला है। लेकिन इसमें कोई एकादा लक्षण अलग है, अब इसको आप सेम प्लांट तो बोल नहीं सकते, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा भाई, तो ये काम इधर भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहां तक सब सही चल रहा है अपना। अब जब सारी चीजें हो जाएगी तो आप उसे रेस्पेक्ट के साथ में, पूरी इज्जत के साथ में उसका क्लासिफिकेशन कर दो कि ये प्लांट डाइकोट है, इस क्लास का है, इस ऑर्डर का है, इस फैमिली का है, इस जीनस का है, और आज से एक नई स्पीसीज है, ये क्लासिफिकेशन के साथ इसको जचा दिया। तो लास्ट स्टेप क्या हो गया टेक्सोनॉमी में? क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन लास्ट स्टेप हो गया। लेकिन सिस्टेमेटिक्स में क्या करते हैं अपन? पंचायती। तो पंचायती करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छा ये प्लांट इस फैमिली में आया है, तो इस फैमिली के दूसरे प्लांट के साथ इसका क्या संबंध है, उनके एंसेस्टर्स के साथ क्या संबंध है। तो आपको सिस्टेमेटिक्स में क्या करना पड़ेगा? यहां पर एफिनिटी, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशन, यानी उद्विकासीय संबंध, वो स्थापित करने पड़ेंगे। तो टेक्सोनॉमी में और सिस्टेमेटिक्स में इतना अंतर आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, टेक्सोनॉमी की जो यूनिट होती है, यानी कि आप छोटे से छोटे कहां तक जाओगे, वो होती है स्पीसीज। टेक्सोनॉमी की यूनिट है, उसका नाम है स्पीसीज। प्रजाति स्तर पे बात की जाती, हम प्रजाति से नीचे नहीं उतरते। हमको पता चल गया है कि ये प्लांट या ये जंतु, ये एनिमल इस प्रजाति का है, अब उस प्रजाति पे ले जाके छोड़ देते हैं। लेकिन आपको तो संबंध स्थापित करना है ना, तो आपको थोड़ा और नीचे उतरना पड़ेगा और आपको समष्टि स्तर पर, पॉपुलेशन स्तर पर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ये पाओगे कि एक ही स्पीसीज की दो पॉपुलेशन में भी अंतर है। जैसे आप ये समझो, ये दो एरिया है, मान लो एक बार के लिए, या ये इंडिया है, तो ये तो हो गई इंडियन पॉपुलेशन, इंसानों की, इंडिया के लोग। और मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है, गोरे चिट्टे एकदम से, ऑस्ट्रेलिया, उनकी पॉपुलेशन। तो कहने को तो दोनों ह्यूमन है, होमोसेपियंस है दोनों के दोनों। तो टेक्सोनॉमी में तो अपन इतनी बात करेंगे कि ये भी होमोसेपियंस, ये भी होमोसेपियंस, लेकिन सिस्टेमेटिक्स के अंदर ये इंडियन पॉपुलेशन है, ये ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन है, दोनों में काफी अंतर है, और अंतर है तो अब आपको इनमें संबंध स्थापित करना है। तो ये काम किया जाता है सिस्टेमेटिक्स के अंदर। फिर आगे देखो, ये जो शब्द हैं अभी मैंने आपको बताया भी था, पर टेक्सोनॉमी के सिस्टेमेटिक्स के अनुसार वापस से लिख लेते हैं। वर्ड गिवन बाय, किसने दिया ये टेक्सोनॉमी शब्द? एपी डी कैंडोले, एपी डी कैंडोले। एपी डी कैंडोले। और जो सिस्टेमेटिक शब्द है ये दिया था लीनियस ने, कैरोलस लीनियस, इन्होंने ये शब्द दिया था। फिर उसके बाद में टेक्सोनॉमी में हम पढ़ते हैं अल्फा बीटा गामा टेक्सोनॉमी, अल्फा बीटा एंड ओमेगा, सॉरी गामा नहीं, ओमेगा टेक्सोनॉमी, ओमेगा टेक्सोनॉमी। ये तीनों के तीनों दिए थे टरिल ने, बाई टरिल। और जो सिस्टेमेटिक्स है ये दिया गया था
बाई, ये न्यू सिस्टेमेटिक्स एक नया शब्द जोड़ा गया, न्यू सिस्टेमेटिक्स, जूलियन हक्सले ने, न्यू सिस्टेमेटिक्स बाय जूलियन हक्सले। तो ये हुआ अपने पास में एक बार के लिए कहानी अपनी इस तरीके से। अब अपन आते हैं न्यू सिस्टेमेटिक्स के ऊपर, ताकि थोड़ा सा मैं आपको बता सकूं न्यू सिस्टेमेटिक्स का मीनिंग क्या होता है, कैसे काम करना है, इसके अंदर बात करें। न्यू सिस्टेमेटिक्स, इसको बोलते हैं नियो सिस्टेमेटिक्स, या इसको बोलते हैं बायो सिस्टेमेटिक्स। क्या होता है ये? सिस्टेमेटिक्स में हमने ये सीखा कि हमें आकारिकी लक्षणों के आधार पे, देखो मैंने लिखा है यहां पे आपको ये वाला, आकारिकी लक्षणों के आधार पर जीवों में उद्विकासीय संबंध स्थापित करना है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स के अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने हैं, प्लस टेक्सोनोमी। एक बार टेक्सोनोमी को छोड़ दो, क्योंकि टेक्सोनोमी तो साथ में रहने वाली है, चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं, तो एक बार उतने में बात करते हैं। अब इस सिस्टेमेटिक्स को नियो सिस्टेमेटिक्स में बदल दो, तो कुछ और ऐड कर दो। क्या ऐड करोगे? आकारिकी के साथ साथ आंतरिकी, यानी मोर्फोलॉजी के साथ एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, रियर वोर, साइटोलॉजी, सब सारे कैरेक्टर्स को कंपेयर करके मैच करो, तो उसे कहते हैं नियो सिस्टेमेटिक्स। केवल और केवल आकारिकी ही नहीं, न्यू सिस्टेमेटिक्स के अंदर क्या करना है आपको? ऑल कैरेक्टर्स, ऑल कैरेक्टर्स जैसे मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, इनकी हिंदी तो आप कर लोगे, आंतरिकी। हिस्टोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल का मतलब उत्तक, उत्तक के लक्षण, टिश्यू के लक्षण। एम्ब्रियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, कोशिका के लक्षण। इन सब के अनुसार, इन सब के अनुसार, इनके आधार पर, इनके आधार पर क्या करना है? जीवों में संबंध, जीवों में संबंध। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज कैरेक्टर्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है, हैव टू बी स्टैब्लिश्ड अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उसको क्या बोल देंगे? सिस्टेमेटिक्स बोल देंगे। तो ये हुआ अपने पास में नियो सिस्टेमेटिक्स के बारे में। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमी। छोटी छोटी चीजें हैं ये, पर यहां से सवाल सीधे आते हैं। टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमी। टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमी के अंदर क्या क्या बातें बोली जाएगी, पूछी जाएगी? देखो, टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमी के अंदर सबसे पहले है अल्फा टेक्सोनोमी। अल्फा टेक्सोनोमी का दूसरा नाम है क्लासिकल टेक्सोनोमी। शब्द किसने दिया था? टरिल ने। अब आप यूं समझो कि यदि कभी भी ऐसा हो आपके सामने कि 1 2 3, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, तो आप ये समझ जाओ कि जो सबसे पहला वो सबसे इजी है। भाई अगर मैं कोई चीज ऐसे बोल रहा हूं ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा है,
तो इसका मतलब या तो सबसे पहला जो है उसकी खोज सबसे पहले हुई थी इसलिए वो 1 पे है, या फिर वो सबसे सिंपल है। तो अल्फा टेक्सोनॉमी सबसे सिंपल टेक्सोनॉमी है। अल्फा टेक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, हम इसमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, इनका अध्ययन करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं, तो वो अल्फा टेक्सोनॉमी हो गई। दूसरा है बीटा टेक्सोनॉमी, एक्सप्लोरेटिव टेक्सोनॉमी, एक्सप्लोरेटिव टेक्सोनॉमी। एक्सप्लोरेटिव टेक्सोनॉमी के अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंदर इंटरनल, देखो अल्फा टेक्सोनॉमी में जितना लिखा है प्लस इंटरनल करेक्टर्स, इंटरनल करेक्टर्स, इंटरनल करेक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे मॉर्फो एनाटॉमिकल आ जाएगा, एम्ब्रियोलॉजी आ जाएगा, जैसे साइटोलॉजी आ जाएगा। फिर उसके बाद में ओमेगा टेक्सोनॉमी, ओमेगा टेक्सोनॉमी को कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया टेक्सोनॉमी, इंसाइक्लोपीडिया टेक्सोनॉमी। इसमें क्या होगा, इंसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है, जैसे आपने गूगल पे कभी देखा होगा विकिपीडिया, द इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है जितना मैक्सिमम आपको पता है उतना। यदि आपसे यह पूछा जाए कि आप मान लो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या जानते हो, तो आज की डेट में पूरा इंटरनेट छान लो, पूरी दुनिया में जहां जहां माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बातें हैं वो सारी कर लो, उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। तो जब आप इंसाइक्लोपीडिया टेक्सोनॉमी की बात करते हो तो उसके अंदर हर एक करेक्टर, हर एक करेक्टर आ जाना चाहिए। सो ओमेगा टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, ये वाइडेस्ट स्कोप होता है या वाइडेस्ट टेक्सोनॉमी है, ये वाइडेस्ट टेक्सोनॉमी, सबसे ज्यादा खतरनाक, मतलब सब खतरनाक क्या रे, सबसे ज्यादा बड़ी टेक्सोनॉमी है ये। ऑल द इंफॉर्मेशन, सभी इंफॉर्मेशन एंड डेटा के आधार पर, छोटी छोटी जानकारियों के आधार पर, तो उसे हम कहेंगे ओमेगा टेक्सोनॉमी। अब नेक्स्ट टाइप की टेक्सोनॉमी समझो। नेक्स्ट टेक्सोनॉमी है वो है कीमो टेक्सोनॉमी, कीमो टेक्सोनॉमी। कीमो टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, कीमो का मतलब केमिकल, इसको हिंदी में कहेंगे रासायनिक वर्गीकी। ये रसायनों के ऊपर आधारित है। एनिमल्स के अंदर तो रसायन कम मिलते हैं, विशेष रसायनों पर आधारित, विशेष रसायनों पर आधारित, विशेष रसायनों पे आधारित टेक्सोनॉमी है, उसको कीमो टेक्सोनॉमी कहते हैं। जैसे प्लांट के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, तो यदि आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट के आधार पर वर्गीकरण करने बैठोगे तो उसको हम कहेंगे कीमो टेक्सोनॉमी। फिर एक टेक्सोनॉमी आती है साइटो टेक्सोनॉमी, साइटो टेक्सोनॉमी।
साइटोटेक्सो, साइटो का मतलब हो गया सेल, तो सेल के आधार पे, गुणसूत्रों के आधार पे, गुणसूत्र की संख्या, आकारिकी, गुणसूत्रों की आकारिकी, गुणसूत्रों की संख्या, उनकी मॉर्फोलॉजी, है ना, इनके आधार पे। जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उसे हम कहते हैं साइटोटेक्सोनोमी। तो ये साइटोटेक्सोनोमी का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर एक आता है कैरियोटेक्सोनोमी। कैरियोटेक्सोनोमी का मतलब होता है कैरियोटाइप के आधार पे। इसका मतलब होता है कैरियोटाइप के आधार पर। तो कैरियोटाइप के आधार पर जब टेक्सोनोमी की जाती है तो उसे हम कैरियोटेक्सोनोमी कहते हैं। अब आपको ये तो पता ही है कि भाई ये टेक्सो कैरियोटाइप क्या होता है, नहीं तो आगे जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब उसके अंदर आएगा, मैं तभी बता पाऊंगा आपको ढंग से। तो ये इतना हो गया हमारे पास में टेक्सोनोमी के प्रकारों के बारे में। अब अपन आते हैं टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज के ऊपर। टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज, आप सबसे पहले तो ये समझो कि कैटेगरी का मतलब क्या होता है। कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब होता है विशेष समूह, एक ग्रुप। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहता हूं, समझिए। मान लो कोई एक स्कूल है ना, नई नई स्कूल खुली है। अब उस स्कूल के अंदर 1 से लेके 5वीं तक के क्लासेज है और नई स्कूल खुली है, कम ही बच्चे हैं, तो उसमें विशेष क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें विशेष कैटेगरी नहीं होगी। ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, खत्म हो गई। लेकिन मान लो कोई स्कूल ऐसी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा बच्चे हैं, बहुत ज्यादा, तो क्या करना पड़ेगा, पूरी स्कूल में कुछ कैटेगरी बनानी पड़ेगी। ये ए विंग है, ये सी विंग है, ये बी विंग है। अब उसके अंदर भी ये जो 5th क्लास है, वो 5th क्लास ए, 5th बी, 5th सी, 5th डी, ऐसे करके होते थे ना जब अपन स्कूल में पढ़ते थे। 11th ए, 11th बी, 9th ए, 9th बी, 9th सी, ऐसे करके बहुत ज्यादा एडमिशन हो जाते थे। तो क्या कर दिया, बहुत सारे जब बच्चे हैं तो उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया, कैटेगरी बना दी उनकी, उस विंग के बच्चे, उस क्लास के, उस सेक्शन के बच्चे। दैट्स इट। अब टेक्सोनोमी के अंदर भी आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा, तो आप वो समझ लीजिए। टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज में मैं आपको पहले कुछ चीजें सिंपल समझा देता हूं। देखो, एक शब्द है कैटेगरी, कैटेगरी। एक शब्द है टैक्सोन, टैक्सोन एक वचन है और बहुवचन हो जाएगा टैक्सा, टैक्सोन, टैक्सा। कैटेगरी, टैक्सोन। एक आता है रैंक, रैंक। अब अगर आप तीनों के अंदर अंतर की बात करो कि तीनों में क्या अंतर है, मैं आपको पहले वो चीज बता देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ पाएंगे। वैसे देखा जाए तो तीनों ही एक प्रकार के समूह हैं, तीनों के तीनों एक प्रकार के ग्रुप है। कैटेगरी भी एक ग्रुप होती है, ये कैटेगरी, वो कैटेगरी। टैक्सोन भी एक ग्रुप होता है, रैंक भी एक ग्रुप होती है। बट अगर हम इनमें अंतर की बात करें कि आप बताओ इसमें क्या अंतर है, मैं पहली बात तो ये कि ऐसी चीज एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि इसमें क्या अंतर है ये बताओ, या फिर आपको दे दिया जाए और फिर पूछे बताओ ये टैक्सोन है या रैंक है या कैटेगरी, ऐसे करके। अगर आपको पूछा जाए तो क्या बताओगे। देखो, ये फील करने वाली बात है
और आपको समझने के पर्पज से ही मैं ये बता रहा हूं। कैटेगरी और रैंक दोनों सेम है, सेम। और आप यूं समझो कि ये एक तरीके का ओहदा है। कैटेगरी या रैंक एक तरीके का ओहदा है। ओहदा समझते हो? ओहदा का मतलब हो गया पोजीशन। पोजीशन जैसे एक चीज समझिए, एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर कोई प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल एक ओहदा हो गया। उस ओहदे के ऊपर कोई बैठेगा, वो सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद में एक ओहदा हो गया टीचर का, तो ये या तो कैटेगरी बोल दो या रैंक बोल दो। कोई इंसान दिखेगा, उसे पूछोगे कि तुम कौन से रैंक के हो, तो आप टीचर रैंक के हो। एक इसके अंदर क्लर्क आ जाएगा, इसकी एक अलग रैंक है। कोई मान लो लाइब्रेरियन है, तो ठीक है, इसकी अलग रैंक है। कोई मान लीजिए पियोन है, इनकी अलग रैंक है। तो ये आप चाहे तो रैंक कह दो, या आप चाहो तो क्या कह दो इसको, ओहदा कह दो, कैटेगरी कह दो, पोजीशन कह दो, वन एंड सेम थिंग। रैंक या ओहदा वैसे देखा जाए तो एक बड़ा ओहदा होता है, टैक्सोन से बड़ा, टैक्सोन से बड़ा। ठीक है। अब टैक्सोन का मतलब क्या होता है? टैक्सोन भी एक, वैसे मैंने लिख दिया ना, देखो एक प्रकार के ग्रुप ही होते हैं ये, वैसे एक तरीके के सारे सेम सेम सी चीजें हैं ये। टैक्सोन का मतलब क्या हो गया? टैक्सोन का मतलब हो गया किसी भी रैंक या कैटेगरी के जीवों का छोटा समूह, छोटा समूह। मान लो कि एक स्कूल है और उस स्कूल के अंदर 10 टीचर है, टोटल 10 टीचर पढ़ाते हैं। तो यदि मैं ये कहूं कि टीचर, तो इसका मतलब मैं रैंक की बात कर रहा हूं, मैं उस कैटेगरी की बात कर रहा हूं। और यदि मान लीजिए कि कहीं पे 4 टीचर बैठे हैं, 4 टीचर्स इन स्टाफ रूम, स्टाफ रूम के अंदर 4 टीचर बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, ठीक। तो वो 4 जो टीचर है वो टीचर का टैक्सोन है, वो टीचर लेवल का एक छोटा सा टैक्सोन है। अब आप ये ना, मैं फिर बोल रहा हूं कि सिर्फ समझने फील करने वाली बात है। आपको कभी भी एग्जाम के अंदर, किसी भी एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको सवाल पूछ के नीचे ऑप्शन में दिया जाए कि ये कैटेगरी है, रैंक है, टैक्सोन है। बस आपसे जैसे कोई मान लो इंटरव्यू के टाइम पूछ ले, खैर आपकी एग्जाम में तो इंटरव्यू भी नहीं होगा, या कोई आपको ऐसे ही पूछ ले, और अब मैंने आपको बता दिया है तो आपको ये एग्जैक्टली पता चल गया कि ये क्या होता है, तो आपके पास में दूसरों से ज्यादा नॉलेज हो गया इस मैटर पे। अब अपन बात करते हैं छोटी मोटी। और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एडोल्फ मेयर। और एक दूसरे साइंटिस्ट है जिसका नाम है H.J. लैन। H.J. लैन। एडोल्फ मेयर ने सबसे पहले प्लांट के लिए, सबसे पहले प्लांट के लिए टैक्सोन शब्द का इस्तेमाल किया। सबसे पहले प्लांट के लिए टैक्सोन शब्द का यूज किया। और जो J.H. लान है, इन्होंने सबसे पहले एनिमल्स के लिए टैक्सोन शब्द का यूज किया।
छोटा सा बात ये याद रखना है। फिर मैं आपको बताता हूं एक टेक्सोनोमिकल हायरार्की। टेक्सोनोमिकल हायरार्की, टेक्सोनोमिकल हायरार्की क्या होती है? हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम। पदानुक्रम का मतलब होता है पद के अनुसार जचाना, ओहदे के अनुसार, पोजीशन के अनुसार। जैसे मैंने यहां पे देखो प्रिंसिपल को सबसे ऊपर रखा है, तो प्रिंसिपल सबसे बड़ा है, उससे जस्ट छोटा, फिर ऐसे करके। तो पदानुक्रम, अब ये मत कहना कि सर क्लर्क बड़ा होता है या लाइब्रेरियन बड़ा होता है, छोड़ो उसको, चीज समझ लो आप। तो पदानुक्रम का मतलब क्या होता है कि भाई जीवों को उनके ओहदे के अनुसार सेट करना। इस हायरार्की के अंदर 7 टैक्सोन या 7 कैटेगरी या 7 टैक्सोन या 7 रैंक होती है। मैंने बोला ना, वैसे तो तीनों एक ही चीज है, बस समझने की बात है। और ये जो हायरार्की के 7 कैटेगरीज हैं, ये 7 दिए थे लीनियस ने। ये लीनियस द्वारा दिए गए हैं। ये 7 जो कैटेगरी है वो सबसे बेसिक है, ये सबसे आधारभूत या सबसे बेसिक से बेसिक है, वो है ये। फिर बाद में और अपन घुसाते चले जाएंगे, जैसे किंगडम सब किंगडम कर दिया, डोमेन सब डोमेन कर दिया, क्लास सब क्लास, इंफ्रा क्लास, सुपर क्लास, ऐसे कर दिया। बट जो कैरोलस लीनियस ने दिए थे 7, अपन उसकी बात करते हैं। तो कैरोलस लीनियस के अनुसार जो 7 कैटेगरीज हैं, उनमें से सबसे ऊपर आता है किंगडम। किंगडम ये सबसे बड़े हैं, मतलब सबसे बड़ा रैंक है ये, सबसे बड़ा ओहदा है ये किंगडम। फिर किंगडम से थोड़ा नीचा आएंगे तो आता है फाइलम। फाइलम जो है वो एनिमल के लिए है, और इसी ओहदे का दूसरा जो है वो है डिवीजन, ये प्लांट के लिए है। तीसरा समझो क्लास, फिर चौथा समझो ऑर्डर, फिर पांचवा समझो फैमिली, फिर छठा समझो जीनस, और फिर सातवां स्पीसीज। स्पीसीज तो ये 7 रैंक या 7 कैटेगरी होती है। अब मैं आपको एक और खास बात बताता हूं जो एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, और इस तरीके के सवाल आ भी जाए तो अपन बात कर सकते हैं। मान लो मैं आपसे यह कहता हूं कि एक एल्गी है, और उस एल्गी का नाम है क्लोरेला। क्लोरेला, क्लोरेला एल्गी है, उस एल्गी, यह है एक यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है। और मान लीजिए कि मैं आपसे यह कहूंगा एक नीम का पेड़ है, नीम ट्री, नीम का ट्री है, ठीक। अब जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। देखा जाए तो ये दोनों के दोनों प्लांट्स हैं। क्लोरेला है, हां, क्लोरेला को अभी हम प्रोटिस्टा में रखते हैं, तो चलो मैं एक बार क्लोरेला ना लेकर के कारा ले लेता हूं, चलो, ताकि कंट्रोवर्सी ना रहे। कारा नाम सुन रखा है जूलॉजी वालों ने भी, कारा।
ये मल्टी सेलुलर एल्गी होता है कारा। चलो दोनों का कंपैरिजन करते हैं अपन। आप ये देखो, कारा में और नीम के पेड़ में कितनी सिमिलरिटी है, 2-3 करेक्टर की सिमिलरिटी है खाली। जैसे उसमें भी क्लोरोफिल है, उसमें भी क्लोरोफिल है, वो भी फोटोसिंथेसिस करता है, वो भी फोटोसिंथेसिस करता है, बस। और क्या सिमिलरिटी बताओगे, बताओ? कोई सिमिलरिटी नहीं है फिर, केवल 2 करेक्टर सेम, और 2 करेक्टर के बेसिस पे ये दोनों प्लांट हो गए। इसका मतलब ये दोनों के दोनों प्लांट किंगडम के अंदर है, खाली 2 करेक्टर के बेसिस पे। ऐसे ही आप एनिमल्स की बात करो, जिनके पास में नोटोकॉर्ड होती है उनको कोर्डेटा बोल देते हैं, और कोई करेक्टर की जरूरत नहीं है। नोटोकॉर्ड है मतलब वो कोर्डेटा है, खाली एक करेक्टर के आधार पे वो कोर्डेटा के अंदर आ गया। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, यदि वो हेट्रोट्रॉफिक है और यदि वो मल्टी सेल्यूलर है, तो उसे एनिमल किंगडम में रखा जा सकता है। तो मतलब थोड़ा सा करेक्टर सेम हुआ और उसका किंगडम डिसाइड हो जाता है। अब यदि मैं आपसे यह कहूं कि एक है सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम ट्यूबेरोसम का मतलब हो गया आलू, और एक है सोलेनम मेलोंजेना, बैंगन। ये दोनों के दोनों जीनस लेवल तक सेम है, और जो कारा और नीम ट्री है वो केवल किंगडम लेवल तक सेम है। किंगडम से नीचे उतरते ही ये अलग हो जाएंगे। और जो सोलेनम आलू और बैंगन है वो जीनस लेवल तक आते आते सेम है। इसका मतलब इन दोनों के अंदर 100 से भी ज्यादा लक्षण सेम है, हंड्रेड्स ऑफ लक्षण समान है इनके अंदर, तभी तो ये इतनी दूर तक साथ साथ है। और इनके अंदर 1 या 2 लक्षण सेम है, बाकी सारे अलग अलग है। तो अब आपको यहां से क्या ध्यान रखना है कि जितनी छोटी कैटेगरी होगी, यानी नीचे की रैंक होगी, जितनी छोटी रैंक होगी या जितना छोटा टेक्सोन होगा या जितनी छोटी कैटेगरी होगी, आप कुछ भी मान लो, समझ लो, जितनी छोटी टेक्सोनोमी होगी, सॉरी रैंक होगी, कॉमन को क्या बोलेंगे इंग्लिश के अंदर, हिंदी में क्या बोलेंगे, एक बार देख लेना। उनके अंदर कॉमन लक्षण अधिक समान है, और जितनी बड़ी कैटेगरी होगी यह है बड़ी रैंक, तो इसके अंदर कॉमन लक्षण कम समान है, यानी 1-2 लक्षण है वही समान है, बस बाकी सारे अलग 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 होते हैं। तो ये अंतर होता है दोनों के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी की तरफ जाएंगे ना, समान लक्षण कम होते चले जाएंगे, फिर 1-2 लक्षण समान होंगे, बस उसी में काम चलाना पड़ेगा। ये कहने का मतलब है इनका। तो ये हुआ अपने पास में टेक्सोनोमी की हायरार्की के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, देखो, जैसे जैसे मान लो अपन स्पीसीज से चालू करें, स्पीसीज से बड़ा होता है जीनस, जीनस से बड़ी होती है फैमिली, फैमिली से बड़ा होता है ऑर्डर, ऑर्डर से बड़ा होता है क्लास,
क्लास से बड़ा है फाइलम और डिवीजन। और इससे भी बड़ा है किंगडम। ठीक है, तो अब होपफुली आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि एक किंगडम में अनेक फाइलम होते हैं, अनेक फाइलम या डिवीजन होते हैं। आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि एक फाइलम या एक डिवीजन अनेक क्लासेस से मिलकर बना होता है। एक क्लास जो होती है वो अनेक ऑर्डर से मिलकर बनी होती है। एक ऑर्डर अनेक फैमिली से मिलकर बनता है। एक फैमिली है वो अनेक जीनस से मिलकर बनती है। एक जीनस है वो अनेक स्पीसीज से मिलकर बनता है। अब कहने को तो स्पीसीज के नीचे आज की डेट में तो खूब रैंक है, जैसे वैरायटी ले सकते हैं, सब स्पीसीज ले सकते हैं, अपन स्ट्रेन्स ले सकते हैं, बट चूंकि अपने लेवल के अनुसार अभी नहीं लेना अपने को, तो ये अपने पास में इतनी बात हो गई। अब मैं आपको थोड़ी सी ना और 2-3 नोट डाउन करके बात लिखा देता हूं, एग्जाम के अंदर क्या पता पूछ ली जाए। देखो ये एनसीईआरटी से लिखवा रहा हूं मैं आपको, तो एनसीईआरटी वाली बातें इग्नोर नहीं करनी है। मेरे को जितना लगेगा जरूरी वो सारा लिखवाऊंगा मैं आपसे, लिख लेना बस आप। तो देखो जो फैमिलीज होती है ना, वो किस आधार पे बनाते हैं। जैसे आपने ये कह दिया कि ये प्लांट और ये प्लांट एक ही फैमिली का है, या आपने ये कह दिया ये एनिमल और ये एनिमल जो है वो एक ही फैमिली का है, तो आपने किस बेसिस के ऊपर ये कहा कि भाई ये दोनों एक ही फैमिली के हैं। तो आपको ये याद रखना है आपको कि फैमिली जो होती है ये वेजिटेटिव यानी कायिक लक्षण और इसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव यानी प्रजनन लक्षण के आधार पे बनती है, के आधार पर बनाई जाती है। फैमिली वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के आधार पे बनाई जाती है। फिर एक चीज तो ये, बाकियों में देखो ज्यादा खास है नहीं और फालतू उलझने की जरूरत भी नहीं है अपने को। फिर दूसरी चीज ये है कि जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर, इस ऑर्डर को किस आधार पे बनाया जाता है। तो प्लांट्स के अंदर फ्लावर के लक्षणों के आधार पे बनाते हैं। प्लांट्स में ऑर्डर का निर्माण पुष्पीय लक्षणों के आधार पे, फ्लोरल कैरेक्टर्स के आधार पर प्लांट्स में ऑर्डर का निर्माण किया जाता है। एनिमल्स का दे नहीं रखा है तो मैं एनिमल्स का जबरदस्ती अपने मन से तो लिखवा नहीं सकता आप लोगों को कुछ भी, बट आप तो बस इतना सा याद रख लो। ये हो गई हमारे पास में एक बार टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में छोटी छोटी बातें, बहुत ज्यादा मैंने डिटेल में नहीं बताई है। अब आते हैं अपन नोमेनक्लेचर के ऊपर। नोमेनक्लेचर, नामकरण कैसे किया जाता है।
क्या कुछ नियम कायदे कानून है हमको फॉलो करने हैं। तो नोमेनक्लेचर में आज की डेट में देखा जाए तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर कई तरीके के नोमेनक्लेचर हुआ करते थे। जैसे सबसे पहले होता था पॉलिनोमियल सिस्टम, पॉलिनोमियल सिस्टम। पॉलिनोमियल सिस्टम का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल सिस्टम का मतलब है कि जब एक नाम अनेक नामों से मिलके बनता था। एक नाम अनेक नामों से मिलके बना हुआ, तो उसे हम पॉलिनोमियल नाम कहते थे। जैसे देखो, आज की डेट में एक प्लांट है जिसका नाम है कैरियोफिलम, ठीक है, ये जीनस का नाम है कैरियोफिलम। लेकिन किसी जमाने में कैरियोफिलम प्लांट का नाम क्या होता था? इसका नाम होता था कैरियोफिलम सेक्जिटेलिस फॉलिस ग्रेमिनियस अम्बेलेटिस कोरिम्बिस। अब बताओ ये नाम कौन याद रखे? ठीक है, तो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर ऐसे किया जाता था। एक ही नाम है उसका, वो नाम कितने सारे नामों से मिलके बनता था। इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ऐसे तो नाम याद करते करते जिंदगी खत्म हो जाएगी अपनी। दूसरे में क्या किया गया? ट्राइनोमियल सिस्टम आया। फिर ट्राइनोमियल सिस्टम। अब ट्राइनोमियल सिस्टम है, वो हमारा क्या बोलता है, कैसे काम करना होता है इसके अंदर, वो देखते हैं। ट्राइनोमियल नाम से समझ में आ गया कि ये 3 लेटर या 3 नामों का मिलके बनता है। किसने दिया ये? एक तो ये पूछ सकते हैं। तो ये देने वाले हैं हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड। हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड, ये 2 लोगों ने ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। फिर इसके अंदर 3 नाम होते हैं। पहला नाम जीनस का, दूसरा नाम स्पीसीज का, और तीसरा जो नाम है सब स्पीसीज का। सब स्पीसीज। अब इन जैसे एग्जाम्पल अपन समझने की कोशिश करें इसके अंदर, तो जो गोभी होती है ना, पत्ता गोभी, फूल गोभी, उनका एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे इन तीनों का जीनस सेम है, ब्रेसिका, ब्रेसिका, ब्रेसिका। इन तीनों की स्पीसीज सेम है, ओलेरेशिया, ओलेरेशिया, ओलेरेशिया। इनकी जो सब स्पीसीज है वो अलग है। ये है बोट्राइटिस। अगर बोट्राइटिस है तो ये फूल गोभी है, फूल गोभी। अगर ये कैपिटेटा है, कैपिटेटा, तो ये बंद गोभी है, पत्ता गोभी जिसको अपन बोलते हैं, जो आपकी फेवरेट हो सकती है, बंद गोभी। और यदि ये सब स्पीसीज कोलोरापा है, तो ये हो गई, इसको बोलते हैं नॉल नॉल। पता नहीं क्या, मैंने तो नहीं देखी आज तक ये, और हो सकता है देखी भी हो तो मुझे नहीं पता। नॉल नॉल। आपको बस इतना याद रखना कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर 3 नामों से मिलके एक नाम बनता है, ऐसा सिस्टम है। और
हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने सबसे पहले इसको दिया था। और एक एग्जाम्पल है, कोई नहीं पूछेगा, हाँ ये पूछ सकते हैं किसने दिया। अब आते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ऊपर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, पहले तो नाम से स्पष्ट है कि ये दो नामों से मिलके एक नाम बनता है, उसकी बात कर रहे हैं। फिर दूसरा देखो, इसके बारे में अपन कुछ कुछ बातें हैं वो समझते हैं। किसने दिया सबसे पहले? तो सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक है गैस्पर्ड बोहिन। सबसे पहले ये सिस्टम किसने दिया? गैस्पर्ड बोहिन ने। गैस्पर्ड बोहिन। गैस्पर्ड बोहिन ने एक किताब थी, उस किताब के अंदर दिया था, और उस किताब का नाम है पाइनेक्स थिएट्री बोटेनिका। इस किताब के अंदर ये नाम सबसे पहले, मतलब ये सिस्टम इन्होंने चालू किया था। ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा एक और चीज क्या होती है इसके बारे में देखना। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को सबसे ज्यादा यूज किसने किया? तो इसको फेमस किसने बनाया? फेमस बनाया, या आप ये कह सकते हो कि सबसे ज्यादा यूज किसने किया? ताकि उनको देख देख के फिर सबको लगा कि नहीं यही सही है। अब मैं आपको पहले पूरी कहानी सुना देता हूं, उसके बाद अपन बात करेंगे। सबसे पहले इसको सबसे ज्यादा यूज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है कैरोलस लिनियस, जिनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहते हैं। कैरोलस लीनियस ने दो अलग अलग किताबें लिखी, एक एनिमल की एक प्लांट की। पहले प्लांट वाली लिखी, फिर मतलब पहले पब्लिश हुई प्लांट वाली, फिर एनिमल वाली। एक किताब जिसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम, वो किताब छपी 1 मई 1753 को। तो उस डेट के पहले जितने भी साइंटिफिक नेम थे वो सबको रिजेक्ट कर दिया, और उस किताब में जो रूल थे उनके अनुसार आगे के नाम है वो लिखे जाने लगे। और उसी तरीके से एनिमल्स की जो एक बुक थी वो भी इन्होंने निकाली, सिस्टेमा नेचुरी, और उसमें जो भी नाम थे 1778 के आसपास, 58 में आई थी सॉरी वो, तो उसके अनुसार नाम रखे जाने लग गए। तो अब मैं लिखवा देता हूं ये सारी बातें आपको, देखो क्या क्या करना है इसमें। फेमस किसने बनाया इसको? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है, उस किताब का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। और एक किताब इनकी है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी जो पहली किताब है ये आई इनकी 1 मई 1753, और ये किताब आई, ये तो प्लांट की है और ये एनिमल की है, और ये आती है 1 अगस्त 1758 के अंदर। इस तरीके से दो किताबें आ गई अपनी। फिर उसके बाद में अगर इस डेट से पहले के नाम कोई भी है
ऐसे लिख लेना, इन डेट से पहले के नाम। जंतुओं में वो डेट आ जाएगी, एनिमल्स में आ जाएगी। इन डेट से पहले के नाम मान्य नहीं है, नॉट वैलिड, के नाम वैलिड नहीं है। तो बस ये इतना सा डेटा आपको याद रखना है रिगार्डिंग कैरोलस लीनियस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नाउ रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। क्या रूल्स है नोमेनक्लेचर के? तो नोमेनक्लेचर के रूल्स मैं एनिमल एंड प्लांट दोनों के हिसाब से बात कर लेता हूं। एक तो आप पहला रूल ये समझो कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या है। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा। प्रायोरिटी का मतलब जो जिसको अपन प्राथमिकता, हाँ प्राथमिकता, प्राथमिकता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या कहती है कि 1 मई 1753 और एनिमल्स के लिए 1 अगस्त 1758, ये डेट डिसाइड हो गई। इनके बाद जो सही नाम पहले दिया जाएगा, जो सही नाम पहले दिया जाएगा वो मान्य होगा, वो वैलिड होगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, सही होना चाहिए। अब हो सकता है कि एक वैज्ञानिक ने एक स्पीसीज अपने अनुसार खोजने की कोशिश करी, बड़ी मेहनत करी और सारा उसका कलेक्ट करके डाटा वाटा और नाम रख दिया, पता चला कि ये तो पहले हो चुका, तो बेचारे की मेहनत खराब जाएगी दूसरे वाले की। पर क्या करें, अब रूल तो रूल है। अच्छा, अब हमारे पास में 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक का नाम है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अब इसका नया नाम रख दिया आजकल, नया नाम वो है ICN। ICN का मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट। एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स, ये इनका नया नाम रख दिया गया ICBN का। ठीक, आपको ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का पूछा जाए तो ये पूछ सकते हैं कब रखा, 2011 में, बस ये पूछ सकते हैं। दूसरा हमारा एक ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन है ICZN। ICZN की स्थापना ये हुई थी 1895 के अंदर। अब इसकी फुल फॉर्म पता है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर।
जैसे आईसीबीएन है बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, उसकी जगह जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ये आ जाएगा। अगर मैं आईसीबीएन की स्थापना की बात करूं, 2 बार हुई इसकी स्थापना। पहले स्थापना हुई थी इसकी 1961 के अंदर, फिर उसके अंदर कुछ बदलाव किए और फिर उसके बाद में वापस से 1978 के अंदर। तो आपके लिए ये डेट भी सही है, ये डेट भी सही है। नो डाउट दोनों एक साथ नहीं पूछे जाएंगे। इनकेस अलग अलग ऑप्शन में हो तो फिर आप इसके साथ जाना, क्योंकि 1961 के अंदर पहली बार में रखा गया था ये। तो अब रूल्स की बात करते हैं अपन। देखो क्या क्या रूल्स है। ज्यादातर रूल्स आपको पता है, तो अपन एक बार शॉर्ट के अंदर चल लेते हैं। रूल्स, पहला रूल है कि जो साइंटिफिक नेम है वो 2 नेम से मिलके बनता है। वन साइंटिफिक नेम इक्वल्स टू 2 नेम्स, 2 नेम से मिलके बनता है। और ये भी पता है कि एक नाम है वो जीनस का होता है और एक नाम स्पीसीज का होता है। अब कोई एग्जांपल नहीं लिखाऊंगा मैं फालतू में, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स आपको पता ही है, एनिमल के भी पता है, प्लांट के भी पता है। कहीं भी हाँ मान लो कुछ जरूरत पड़ी तो लिखा दूंगा। क्या लिखाऊं, मेंजीफेरा इंडिका, है ना। तो दूसरा देखो, जो जीनस नेम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस ये कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज ये स्मॉल होना चाहिए। ठीक, जैसे अभी अपन लिख लेते हैं, मान लो कि मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं मेंजीफेरा इंडिका। तो ये मेंजीफेरा इंडिका में एम कैपिटल है, आई छोटा है। अब यहां पर आपको नोट करके लिखने की जरूरत है, यदि स्पीसीज का नाम साइंटिस्ट के नाम पे है, साइंटिस्ट के नाम पे है, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। स्पीसीज का भी फर्स्ट लेटर कैसा आएगा, कैपिटल आएगा। जैसे एक प्लांट होता है रिक्सिया, तो आर कैपिटल लिख दिया मैंने, रिक्सिया। अब एक वैज्ञानिक थे पंत, कोई पंत नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोजा इसकी स्पीसीज को, तो उन्होंने अपने नाम पे उसका नाम रखा पंती, रिक्सिया पंती। तो ये पी भी कैपिटल आएगा और आर तो कैपिटल आना ही आना है। तो ये कैपिटल लेटर का रूल होता है। तीसरा देखो, लेंथ की बात करें, लेंथ, नाम के लेंथ की, लेंथ, लेंथ की बात करें तो 3 लेटर से 3 लेटर्स टू 12 लेटर्स का होना चाहिए। इससे ज्यादा छोटा नहीं, बड़ा नहीं, लेकिन एक्सेप्शन है, अपवाद है एक। प्लांट स्पीसीज का नाम है रिक्सिया पठानकोटेंसिस, पठानकोटेंसिस। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लेटर की ये स्पेलिंग है, ये एक्सेप्शन है और ये वैलिड है। फिर नेक्स्ट, टोटोनिम, टोटोनिम,
टोटोनिम। टोटोनिम क्या कहता है? टोटोनिम ये कहता है कि जीनस एंड स्पीसीज का नाम सेम हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं टोटोनिम, जब जीनस और स्पीसीज का नाम सेम हो। अब ये आईसीबीएन में अलाउड नहीं है, में अलाउड नहीं है, यानी प्लांट का कोई भी नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें जीनस और स्पीसीज सेम हो, जैसे रिक्सिया रिक्सिया, मेंजीफेरा मेंजीफेरा नहीं हो सकता। लेकिन ये आईसीजेडएन में अलाउ है, आईसीजेडएन में अलाउड है। जैसे रेटस रेटस, इंडियन कोबरा है, नाजा नाजा। हां, आप थोड़ा वो ध्यान रखेंगे कि स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से लिखना है, जो चूहा होता है उसका नाम रेटस रेटस हो जाएगा और ये नाजा नाजा हो जाएगा, ऐसे करके बहुत सारे हैं ऐसे नाम आपको खूब मिलेंगे। तो टोटोनिम जूलॉजी में अलाउड है, बॉटनी में अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद में और देख लेता हूं मैं। पहला रूल अपना दो नाम का हो गया, लेटर्स का हो गया और स्पीसीज का हो गया, लेंथ का हो गया, टोटोनिम का हो गया। अब बात करते हैं, यदि टाइप कर रहे हैं, इफ टाइप्ड, तो इटैलिक्स होना चाहिए। इटैलिक्स समझते हो? इटैलिक्स का मतलब हो गया कि आपका जो नाम है वो कैसे लिखा जाना चाहिए? तिरछे अक्षरों के अंदर लिखा जाना चाहिए, ठीक। और यदि हाथ से लिखा जाए, इफ हैंड रिटन, हैंड रिटन, तो हैंड रिटन के अंदर ये आपका अंडरलाइंड होना चाहिए, अंडरलाइंड। अब अंडरलाइंड के अंदर भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको। अंडरलाइन का मतलब भी ये है कि जीनस एंड स्पीसीज दोनों का नाम अलग अलग अंडरलाइन होना चाहिए, अलग अलग अंडरलाइन। अभी मैं एक चीज बताता हूं, जो आरपीएससी 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का एक पेपर लगा है, ठीक है। उसमें आरपीएससी 2024 एपी जूलॉजी, उसमें एक सवाल आया था कि बताओ जो मोर होता है, पिकॉक, उसके लिए कौन सा साइंटिफिक नेम सही है? ऑप्शन नंबर 2 जो था उसमें लिखा हुआ है पेवो क्रिस्टेटस, और इसको पूरा ऐसे एक ही लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है, जो कि गलत है नियमानुसार। लेकिन आरपीएससी ने आंसर ये दिया है, और उसी में चौथा जो ऑप्शन है पेवो क्रिस्टेटस, ये सही है वैसे, पर आरपीएससी ने इसको नहीं माना। देखो, ये क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया गया है अच्छे तरीके से, बहुत सारे लोगों ने अपील करी है, तो होपफुली आरपीएससी को अपना आंसर चेंज करना पड़ेगा। बट अपन चाहे भले ये सवाल गलत हो जाए, बट जो नियम है वो यही है कि अलग अलग नाम है, मतलब जो स्पीसीज जीनस का नाम है उसको अलग अलग ही अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो ये हुआ अपने पास में टाइप का और उसका नाम। अब और देखो, यदि साइंटिस्ट का नाम लिखना है, इफ साइंटिस्ट नेम लिखना है, तो देखो क्या क्या रूल है। लास्ट में लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है,
कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है और अंडरलाइन नहीं करना है, अंडरलाइन नहीं करना है। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम को लिखने के रूल है। जैसे आपको एक बात जैसे मतलब एक नाम लिखते हैं अपन, मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है, कैरोलस लीनियस ने इसको दिया था। तो अपन इनका नाम लिखेंगे LIN, मतलब इन्होंने खुद ने डिसाइड किया है, अपन नहीं कर सकते डिसाइड, खुद ही डिसाइड करेगा साइंटिस्ट की उसको शॉर्ट फॉर्म अपने नाम की क्या लिखनी है। वो LIN ही भी लिख सकते थे, उन्होंने लिखा LIN। तो ना तो ये अंडरलाइन है ना ये इटैलिक्स है, हाँ इटैलिक्स भी नहीं करना भाई, इटैलिक्स नहीं करना अगर टाइप करो तो ये नियम के साथ में अपन साइंटिस्ट का नाम लिख देंगे, बस इतना सा। फिर एक और नियम देखो, यदि फर्स्ट साइंटिस्ट ने गलत नाम दिया तो उनका नाम ब्रैकेट में, उनका नाम ब्रैकेट में ये आएगा। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने, लीनियस है, इन्होंने एक नाम दिया था पाइनस कैनाडेंसिस लिन, ठीक है, लीनियस ने दिया था तो पाइनस कैनाडेंसिस लिन। अब इसको चेंज किया गया, कुछ रही होगी कमियां, और न्यू करेक्ट नाम बोला कि भाई क्या रखें बताओ। तो एक साइंटिस्ट थे सेलिसबरी, इन्होंने इसका नाम रखा थ्यूजा कैनाडेंसिस, और जो लिन है उन्होंने गलत नाम दिया था, तो जो गलत नाम देखा उसको जेल में बंद कर देंगे ऐसे, ये लो ब्रैकेट में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। तो जो जेल में बंद है उसने गलत किया होगा, गलत नाम दिया था सेलिसबरी, सेलिसबरी। तो ये हुआ अपने पास में एक और नियम। अब है ना, हम आपको थोड़े बहुत और नियम है छोटे मोटे, वो सारे ही बता देता हूं ताकि अपना कहीं से भी कमी नहीं रहनी चाहिए, अपना जो भी काम हो कंप्लीट हो, परफेक्ट हो, बिना किसी कमी के अपन कर लेते हैं। मैं एक सेकंड सारे रूल्स देख लेता हूं। एक कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं ऑटोनिम, ऑटोनिम। ऑटोनिम का मतलब क्या होता है? ऑटोनिम का मतलब होता है जब स्पीसीज एंड सब स्पीसीज नेम सेम होते हैं। ये कंडीशन बॉटनी में अलाउड है, ICBN में अलाउड है, ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, बबूल का पेड़ होता है, उसका साइंटिफिक नेम है अकेशिया, इसकी स्पीसीज होती है नाइलोटिका, तो इसको अकेशिया नाइलोटिका नाइलोटिका लिख सकते हैं। ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इतना आपको ये रूल्स वगैरह में इतने ही है, काम के अपने आ जाएगा इसमें से, और बाकी टेक्सोनॉमी फिर से आएगी तो मैं आपको इन डिटेल बाद में चीजें बताऊंगा। ये आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच।